प्रदेश के प्रयागराज में छात्रों का प्रदर्शन लगातार चल रहा है। आज दूसरे दिन भी छात्रों ने विरोध किया, प्रदर्शन किया और यूपी लोक सेवा आयोग के दफ्तर के बाहर ये छात्र वहां पर बैठे हुए हैं, धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने। दरअसल यूपीपीएससी परीक्षा को एक शिफ्ट में कराने की मांग पर ये छात्र अड़े हुए हैं। सुबह जिलाधिकारी और कमिश्नर ने एक बार फिर इन आंदोलनकारी छात्रों से बात करने के लिए, इस समस्या का समाधान खोजने के लिए वहां पर पहुंचे जहां ये धरना चल रहा है। आयोग के दफ्तर के बाहर ये जो छात्र बैठे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, इन्हें समझाने की कोशिश की गई, इनको मनाने की कोशिश की गई। डीएम ने लाउड स्पीकर के माध्यम से छात्रों से बात की और छात्रों से कहा, हम आपके लिए बातचीत का एक मंच दे रहे हैं, आप आइए, इस धरने को, इस प्रदर्शन को खत्म करिए, बातचीत करिए और अपनी समस्या रखिए। उस समस्या का समाधान हमारी तरफ से फिर किया जाएगा। आप अपनी मांगों को, अपनी बातों को अपने किसी प्रतिनिधि मंडल के माध्यम से आयोग के अधिकारियों के समक्ष रख सकते हैं। हम आपको टेबल दे रहे हैं टॉक करने के लिए, बातचीत करने के लिए। अधिकारियों ने इन अभ्यर्थियों से प्रदर्शन को खत्म करने की बार बार अपील की, लेकिन ये छात्र प्रदर्शन पर अड़े हुए हैं। एक दिन पहले भी आयोग ने छात्रों से बातचीत करते हुए कहा था इस संबंध में एक कमेटी बनाई जाएगी, पर छात्र नहीं माने। आयोग के सामने चुनौती है, यदि वो एक दिन में परीक्षा का निर्णय लेगा तो पीएससी और आरओ दोनों परीक्षाओं को टालना पड़ेगा। इनका टलना फिर तय हो जाएगा और इसके बाद फिर मुश्किलात खड़ी हो सकती है। सर, जैसे हम लोग एक प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र हैं, तो हम लोगों के साथ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग नॉर्मलाइजेशन के माध्यम जो नॉर्मलाइजेशन जो कर रहे हैं, उससे हम लोगों के साथ बहुत ज़्यादा समस्याएं होंगी। कौन से छात्र प्री क्वालिफाई करेंगे, कौन से छात्र प्री क्वालिफाई नहीं करेंगे। अभी तक तो छात्र तय करते थे कि उनका कितना ज़्यादा क्वेश्चन सही है, उनका होगा या नहीं होगा। लेकिन जब नॉर्मलाइजेशन ये लोग लागू कर देंगे, उससे छात्र को इसके बारे में जानकारी नहीं होगा कि कौन ज़्यादा क्वेश्चन सही किया है, उसका नॉर्मलाइजेशन के माध्यम से ये लोग कम कर देंगे, कौन कम किया है उसका ज़्यादा कर देंगे। तो इससे हम लोगों के साथ भविष्य में बहुत ज़्यादा समस्याएं आने वाली हैं। जी, हम लोग कल सुबह से ही यहाँ पे डटे हुए हैं और बिना खाए पिए बिल्कुल खुली आसमान के नीचे हम, हमारी बहनें, छात्र छात्राएं दोनों यहाँ संघर्षरत हैं। हम तब तक करेंगे जब तक हमारी पीड़ा को, हमारे दर्द को, हमारी मांग को हमारा आयोग स्वीकार नहीं कर लेता। सर, कोई समझौता नहीं हुआ। उन्होंने बस जो आयोग ने 5 नवंबर को जो नोटिस जारी किया था, बस उसी को उन्होंने इलोबरेट करके हम लोग को समझाने की कोशिश की। मतलब वो एक तरह से आयोग की बात ही हम लोग के सामने रख रहे थे और हम लोग की कोई बात सुनने को वो तैयार नहीं थे। आपके सामने इस प्रदर्शन से जुड़ी हुई प्रयागराज में ये छात्रों का, इन अभ्यर्थियों का प्रदर्शन चल रहा है। पुलिस का वहां पर चारों तरफ पहरा भी आप दूसरी तस्वीर में देख सकते हैं और छात्रों की मांग है वन शिफ्ट एग्जाम, जिसको लेकर ये वहां पर धरने पर बैठे हुए हैं। तो यूपी लोक सेवा आयोग के बाहर प्रतियोगी छात्रों का ये विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। प्रतियोगी छात्र वनडे वन शिफ्ट में एग्जाम कराए जाने की लगातार मांग पर अड़े हुए हैं। साथ ही नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया का भी विरोध कर रहे हैं। सोमवार दिन से सुबह से ही बड़ी संख्या में प्रतियोगी छात्र वहां आयोग के दफ्तर के बाहर बैठ गए और हंगामा करते हुए, नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन कर रहे हैं, आयोग तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। निपुण आलम बयान हमारे साथ शिक्षक के तौर पर इस समय जुड़ चुके हैं। निपुण जी, बहुत स्वागत है आपका। निपुण जी, छात्रों की मांग वनडे वन शिफ्ट पर अड़ा रहना, इसे समझाए जरा। आयोग क्यों नहीं मान सकता है? अगर आयोग ने छात्रों की इन मांगों को मान लिया, इसमें एक नॉर्मलाइजेशन की मांग भी शामिल है, तो क्या दिक्कत हो जाएगी? कहां पेच फंसा हुआ है? देखिए, आयोग के सामने दिक्कत ये है कि जब आयोग अपनी बात करता है, तो अगर 2 परीक्षा में एग्जाम होता है कि 2 पाली में अगर एग्जाम करता है आयोग, हाँ। तो आयोग को परीक्षा कराने में सुविधा हो जाएगी और जो पेपर लीक जैसी घटना है उस पर अंकुश लगाने में आयोग को मदद मिलेगी, हेल्प मिलेगी। अच्छा। लेकिन बात ये है कि स्टूडेंट के सामने बात ये आती है कि अगर आप 2 पेपर सेट बनाते हैं, अब पेपर एक आपका इजी बन जाता है, एक आपका टफ बन जाता है। क्योंकि देखिए, परीक्षा में पेपर टफ और इजी का कुछ पता नहीं चलता है एग्जामिनर को। पता कब चलता है कि जब उसकी मेरिट बनती है। अब जैसे मान लीजिए पेपर टफ आ गया, उसकी मेरिट बनी आपकी केवल 80 और जो पेपर इजी आ गया उसकी मेरिट बनी 115। तो आयोग क्या करेगा
कि फिर नॉर्मलाइजेशन करेगा। यानी कि नॉर्मलाइजेशन क्या, कि जो 80 वाले हैं उनको सबको 10-10 नंबर बढ़ा देगा, जिन्होंने 115 किया उनके 10-10 नंबर कम कर देगा। अच्छा। तो उसमें कई सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको नुकसान हो जाएगा। बिल्कुल और देखिए, पेपर इजी और टफ डिपेंड करता है स्टूडेंट की तैयारी के ऊपर। बिल्कुल। स्टूडेंट अगर अपने आप को पहले से पूरा प्रिपेयर है, कई बच्चे तो ऐसे होंगे जो 115 नहीं 120 तक मेरिट करते हैं, लेकिन बच्चों की तैयारी जो है औसतन है वो 80-90 तक जाके पहुंचे, तो उनको क्या होगा, इसमें बेनिफिट मिल जाएगा, लाभ मिल जाएगा। तो इस तरह के मुद्दे हैं, क्योंकि देखिए जनरल स्टडीज होता है, यूपीएससी यूपीपीसीएस की अगर हम बात करते हैं सिविल सर्विस है, तो जनरल स्टडीज का कोई क्वेश्चन को आप ये नहीं कह सकते कि ये इजी है या टफ है। अच्छा। मुझे अगर पता है तो पता है, नहीं पता है तो मेरे लिए टफ हो जाता है। तो बात है कि आप इसको तय कैसे करेंगे कि ये चीज इजी है और ये आपका टफ है। तो बच्चों को तो मामला है वो यहाँ पे आके फंस रहा है कि अगर आप एक पेपर बनाएंगे तो एक पेपर में एक ही स्टैंडर्ड सबके लिए होगा, ठीक है। आप एक साथ जाके सबको नापें। पर बिल्कुल। आयोग के साथ दिक्कत ये है कि अगर हम एक ही पेपर बनाते हैं और किसी वजह से पेपर लीक हो जाता है, तो हमारे पास में विकल्प क्या होंगे, ऑप्शंस क्या होंगे। तो आयोग ने, आप देखिए, जो पेपर लीक के 5-5 पेपर लीक के मामले आए थे, हाँ। चाहे वो आपका आयोग का पेपर लीक का मामला आया हो, पुलिस का तो पेपर फिर लीक आयोग का, छात्रों को ये यूजीसी का, बात नेट का, समझा क्यों नहीं उसके पा रहा? देखिए, निपुण जी, अगर छात्र एक तरफ मांग करते हैं कि भाई पेपर लीक रुकना चाहिए और पेपर लीक को रोकने के लिए ये जो मैकेनिज्म क्रिएट किया गया, ये जो तरीका खोजा गया, अब उस पर भी छात्रों को आपत्ति है, तो आयोग ये बात छात्रों को समझा क्यों नहीं पा रहा है? नहीं, देखिए एक्चुअली क्या होता है ना कि आयोग ने, जैसे देखिए परीक्षा का अलग अलग होता है, मान लो नीट की हम बात करें, हाँ। वहां देखिए मैथ की बात होगी, फिजिक्स की बात होगी। मैथ और फिजिक्स में, इस तरह के सब्जेक्ट में टफ और इजी की संभावनाएं काफी कम होती है। वहां सबके लिए आप एक जैसा मापदंड बना सकते हैं। मैथ का क्वेश्चन है 2 2 जा 4, 3 3 3 जा आपका 9। अगर एक क्वेश्चन में आपने दे दिया कि 2 2 जा कितना होगा, 4 होगा, चल जाएगा। दूसरे में आपने दे दिया 3 3 जा क्या होगा, आपने 9, इसका उत्तर हो गया, चल जाएगा। लेकिन जब जनरल स्टडीज का पेपर होता है, तो जो आपने एसओपी बनाया है, जो यूपी गवर्नमेंट में बनाया गया, वो जनरल स्टडीज में लागू करने में दिक्कत होगी। मैं इसके उदाहरण आपको देता हूँ कृपा जी। अच्छा। जैसे हम बात करें कि एक परीक्षा में जब एक पेपर बना, उसमें क्वेश्चन आया कि राइट टू प्राइवेसी जो है वो इनमें से कौन से आर्टिकल में क्या है, सिक्योर है। अब आर्टिकल 21 है, आर्टिकल 19 है, 2 ऑप्शन दे दिए। अब ये क्वेश्चन, इसका उत्तर जो है थोड़ा टिपिकल है। कई बुक में इसमें आर्टिकल 19 होता है, कई में इसका आर्टिकल 21 होता है। सही उत्तर है आर्टिकल 21। लेकिन अब बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, तो जो कंफ्यूजन होंगे उसके लिए टफ हो गया। अब दूसरे एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है कि आपका फ्रीडम और लिबर्टी में क्या अंतर है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रीडम और लिबर्टी। क्योंकि जब हम करते हैं जीएस के, तो जीएस का पेपर ये आपका वैसे नहीं होता जो आपका आंकड़ों पर होता है, फैक्ट्स पर होता है, वो मैथ्स का हो जाता है, रीजनिंग का हो जाता है। लेकिन जनरल स्टडीज में काफी ज्यादा टफ और इजी होने की पॉसिबिलिटीज ज्यादा होती है। तो बच्चों की डिमांड ये है, देखिए पेपर लीक नहीं होना चाहिए, वो बात तो सही है, लेकिन बहुत सारे हैं। जैसे आप देखिए यूपी के तकरीबन आपके 75 जिले हैं। यानी कि ये जो नॉर्मलाइजेशन का जो फॉर्मूला है आयोग की तरफ से जो बताया गया है, उस पर बच्चों को डाउट है और इसीलिए बच्चों को लग रहा है कि कहीं ना कहीं उनके साथ नाइंसाफी हो जाएगी। जो बच्चे बहुत मेहनत करेंगे, भाई उनके 10 नंबर भी अगर कम किए जाएंगे आयोग की तरफ से तो क्यों, और अगर 80 वालों के 90 किए जाएंगे तो उनके क्यों बढ़ाए जाएंगे, क्यों बढ़ाए जाएंगे, यही बच्चों के सामने दिक्कत है। और देखिए आयोग का कहना यह है कि हम नॉर्मलाइजेशन लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि मान लीजिएगा पेपर इजी हुआ, लेकिन मैंने कहा ना कि क्वेश्चन बनाने के दौरान आप नहीं तय कर सकते कि ये क्वेश्चन इजी है या टफ है। Exactly. ये जब मेरिट आएगी निकल कर तब पता चलेगा इजी हुआ या टफ हुआ। बिल्कुल। बड़ी संख्या में अगर छात्रों ने उस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया तो इसका मतलब वो इजी हुआ। वो ऐसे में डिपेंड करता है इन अभ्यर्थियों की तैयारी पर। चलिए आप बने रहे हमारे साथ। निपुण आलम बयान जी हमारे साथ इस समय हमारे संवाददाता अमित मिश्रा भी ग्राउंड जीरो से मौजूद हैं। उनके साथ तमाम वो अभ्यर्थी मौजूद हैं जो वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों के साथ। अमित बताएं जरा, फिलहाल ये मामला कहां तक पहुंचा है? ये जो एक ऑफर किया गया था आयोग की तरफ से कि भाई आइए हमसे बात करिए, अपना एक प्रतिनिधिमंडल भेजिए, छात्रों से कहा गया था, क्या कोई प्रतिनिधिमंडल तैयार हुआ है जो टेबल पर बैठकर टॉक कर सके, इस समस्या का समाधान खोज सके, अपनी बातें आयोग के सामने शांतिपूर्ण तरीके से रख सके, या फिर हंगामा ही वहां पर चल रहा है, प्रदर्शन ही जारी है?
जी बिल्कुल शिल्पा, आपको बता दें कि अभी जो तस्वीरें कल से शुरू हुई थी वो अभी भी ये तस्वीरें देखने को मिल रही हैं और अभी भी प्रदर्शन जो है वो जारी है, क्योंकि अगर बात करें तो कई फेस में जो है वो चर्चाएं हो चुकी हैं, आला अधिकारी जो है वो बात की है, लेकिन जो संतुष्ट जवाब है वो अधिकारियों की तरफ से अभ्यर्थियों को नहीं दिया गया है, जिस कारण अभ्यर्थी अभी भी डटे हुए हैं। कोई थाली बजा रहा है, कोई ताली बजा रहा है, कोई ड्रम बजा रहा है, तो तमाम तरह से विरोध का जो हथकंडा है वो अभ्यर्थी अपना रहे हैं और उनकी यही मांग है कि हमें जब तक आश्वासन नहीं मिल जाएगा, ठोस कदम नहीं उठाया जाएगा, तब तक हम यहाँ से हटेंगे नहीं। वही अभ्यर्थी हमारे साथ है, इनसे बात करेंगे कि आखिर में क्या है, किस तरीके से अधिकारियों से कुछ बात हुई होगी, कुछ आश्वासन प्रतिनिधि मंडल को बुलाने की बात हुई है, तो क्या उसमें लगा? कल रात में 12 बजे डीएम साहब आए थे। कल रात को 12 बजे डीएम साहब आए थे। उन्होंने कहा कि हम आयोग के अध्यक्ष जी और सचिव जी से बात कर रहा हूँ, लेकिन जो बात हुई वो निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पाई और रात भर हमारा आंदोलन अवरुद्ध चलता रहा। सुबह आज आप देख ही रहे हैं कि बच्चों को हुजूम फिर से बढ़ता जा रहा है। हमारा जो विरोध प्रदर्शन करने के तरीके तो बदले हैं। आवाज आयोग तक जाए, आवाज के अध्यक्ष तक जाए, उनके सचिव तक जाए, कर्मचारियों तक जाए, और ये आवाज यहीं तक नहीं जाए, योगी तक जाए, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक हमारी आवाज पहुंचे। इसके लिए हमारे बच्चों ने, हमारे सहयोगियों ने विरोध प्रदर्शन के नए नए तरीके ईजाद किए हैं। इसमें उन्होंने वो ड्रम बजा रहे हैं, थाली बजा रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, ऐसे जो विरोध प्रदर्शन के तरीके अपनाने चाहिए शांतिपूर्वक कर रहे हैं, लेकिन आयोग अभी भी उसके कान पे वो नहीं आया। क्या नॉर्मलाइजेशन में ऐसा क्या आपको लग रहा है कि नुकसान हो जाएगा? सर, नॉर्मलाइजेशन के जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं सब में नुकसान ही देखने को मिले हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता दूं, मेरे संपर्क में 2 लोग का पेट में सेम नंबर था और अलग अलग शिफ्ट में होने की वजह से एक लोग लेखपाल के लिए एलिजिबल हुए और दूसरे लोग नंबर क्वेश्चंस बराबर सही है, शिफ्ट अलग होने की वजह से नॉर्मलाइजेशन में उनके परसेंटाइल कम ज्यादा हो रहे हैं। इस वजह अभी अधिकारियों से आश्वासन मिला, जिलाधिकारी कल बात की तो क्या कहा उन्होंने? नहीं सर से बात हुआ और बाकी कल सचिव सर भी आए थे, वो लोग हम लोगों को नॉर्मलाइजेशन के फायदे बता रहे हैं, नुकसान नहीं बता रहे हैं। और जबकि ऑलरेडी हम 6 लाख स्टूडेंट, अगर आप 28 लाख यूपी बोर्ड का एग्जाम करवा सकते हैं तो क्या 6 लाख हम स्टूडेंट का एग्जाम नहीं करवा सकते हैं? यूपी बोर्ड का एग्जाम करा सकते हैं। क्या मांग है, प्रमुख मांग आपकी क्या है? प्रमुख मांग है कि नॉर्मलाइजेशन को हटा दें और एक शिफ्ट में पेपर कराएं। 2 शिफ्ट में पेपर कराने का कोई मतलब नहीं है। जैसे पीसीएसजे का एग्जाम हुआ है, पेपर कॉपी बदली जा सकती है, तो उसमें नॉर्मलाइजेशन में ऊपर नीचे कई एग्जामों में करते आए हैं। जैसे अभी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम आप ले लीजिए, 2 दिन कराने का किसी में 10 क्वेश्चन गलत कर दिए, उनका मतलब आपको लग रहा है कि अगर कई चरणों में पेपर होगा तो पेपर का स्तर भी अलग अलग रहेंगे और उसी में नॉर्मलाइजेशन में नॉर्मलाइजेशन भी करेंगे। किसी में क्वेश्चन ज्यादा गलत कर देते हैं, किसी में कम किए हैं, उसके बहुत सारे नुकसान है। एक सिर्फ पेपर होना चाहिए, बड़ा एग्जाम है, 1 डे एग्जाम नहीं है, लेखपाल और पुलिस की भर्ती नहीं है। अच्छा अमित, इनसे जरा पूछिए, जानने की कोशिश करिए कि अब यहाँ पर ये थाली बजा रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं, लेकिन क्या इससे फायदा होगा? क्या इन्होंने अपना कोई रिप्रेजेंटेटिव तैयार किया है ताकि उसे संबंधित आयोग के अधिकारियों के पास भेजा जा सके और इनकी जो मांगे अभी इन्होंने टीवी पर बताई है ये वहां पर आयोग के अधिकारियों के सामने रखी जा सके, तभी तो मामले का समाधान संभव होगा? आप जानना चाह रहे हैं कि जो आप थाली बजा रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, तो क्या इसका क्या लगता है, कुछ प्रभाव पड़ेगा? या जब प्रतिनिधि मंडल बुलाया जा रहा है तो आपकी तरफ से कोई चिन्हित किया गया है कि जो जाकर के अधिकारियों से बात कर सके, आपकी बात रख सके? कोई ऐसा आप लोगों ने चुना? बिल्कुल। अभी तक हमसे कहा गया था कि हमारे कुछ प्रतिनिधि लोगों को अंदर भेजा जाए, लेकिन समस्या इस बात की है कि जब कोई कॉन्क्रीट हमें जवाब ही नहीं मिल रहा है अंदर से, तो हम अपनी बात रखें कैसे? अंदर से जिन लोगों को बाहर भेजा जा रहा है उन लोगों पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई लायबिलिटी नहीं है, ठीक है? तो ये चीज है। दूसरा मेरा नॉर्मलाइजेशन को लेके मेरा जो सवाल है वो ये है कि आप किस बेसिस पे नॉर्मलाइजेशन करेंगे? सपोजिटली मेरा पॉलिटी बहुत अच्छा है, इनका इकोनॉमी बहुत अच्छा है, इनकी शिफ्ट में पॉलिटी आती है और मेरे शिफ्ट में इकोनॉमी आ जाती है, तो मैं तो फायदे में रहा क्योंकि मेरा इकोनॉमी भी अच्छा है और मेरा वो स्पोर्ट्स का एग्जाम भी आ गया, तो मैं तो फायदे में हुआ। लेकिन ये भाई साहब का नुकसान हो गया। तो इस एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन आप नहीं बना सकते हैं। इसीलिए जो छोटे एग्जाम, जो ग्रुप सी या ग्रुप डी के जो एग्जाम्स होते हैं उनमें जो सब्जेक्ट्स होते हैं, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, रीजनिंग हो, इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं वो सबके लिए इजी होंगे या फिर सबके लिए टफ होंगे। लेकिन जो सब्जेक्ट जीएस के होते हैं, उन जीएस के सब्जेक्ट में आप पैरामीटर डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि वो किसके लिए टफ और किसके लिए इजी हो सकते हैं। तो
सिर्फ और सिर्फ बच्चों की डिमांड। और सिर्फ ये बताइए, आपको क्या लग रहा है, कोई आपने प्रतिनिधिमंडल में कोई चुना जो जाकर के अधिकारियों से बात कर सके? देखिए, हम लोगों ने प्रतिनिधिमंडल में चुना भी है, लेकिन यहाँ पर जो बातें हो रही है वो सब ऐसे ही हवा हवाई में हो रही है। कोई चीजें यहाँ पर क्लियर नहीं मिल रही है कि हम किस बेस को लेके हम इस प्रदर्शन को खत्म करें और हमारे अधिकार को यहाँ पे मिले। उस चीज को हम लोग को किसी को कोई चीजें क्लियर नहीं हो पा रही है, और यह सरकार सीधा हीला हवाली कर रही है। और ये पूरे युवाओं के साथ, आज से नहीं, जब से यह सरकार है तब से युवाओं के साथ ऐसे हीला हवाली करते हुए युवाओं को वो अपने नौकरी से उनका जो है ओवरेज होते चले जा रहे हैं और उनको नौकरियां नहीं मिल रही हैं, बेरोजगार टहल रहे हैं। उनको अपने भरण पोषण के लिए, परिवार के भरण पोषण के लिए उनको कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। सरकार की मंशा पर ये जो सवाल खड़े करते हुए नजर आए, जरा इनसे पूछिए कि केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से तो कहा गया है कि छात्रों की चिंताएं जो है वो गंभीर है और अधिकारी, आयोग के लोग इन छात्रों की मांगों को सुने। केशव प्रसाद मौर्य ने ये बात कही है की मांगों को सुने, तो आपको क्या ऐसा भरोसा नहीं हो पा रहा है कि मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की आप बात करेंगे तो ये पूरी सरकार जुमलेबाज है। ये पूरी सरकार जुमलेबाज है, ठीक है। केशव प्रसाद मौर्य अगर कह दे रहे हैं तो क्या उसमें सच्चाई है कि कर ही देंगे? कोई सच्चाई नहीं है। जब मोदी झूठ बोल सकते हैं, योगी झूठ बोल सकते हैं, तो केशव मौर्य की क्या औकात है? क्या? बिल्कुल, देखिए, साफ तौर पे अभ्यर्थी कह रहे हैं कि किसी भी प्रकार से जब तक ठोस आश्वासन नहीं मिलेगा तब तक ये मानने वाले नहीं है। और साफ तौर पे अगर सुरक्षा की बात करें तो उसको लेकर पुलिस भी लगातार बात हो रही है। कल जिलाधिकारी भी आए थे, तो क्या उन्होंने कहा जो आपकी बात नहीं समझ हो पा रही है और किस बात पर हो पाएगी? आयोग जो अपने निर्णय को वापस लेने के लिए तैयार नहीं है। हमारी मांग है कि हमारा जो पुरानी प्रक्रिया थी वो वापस ली जाए, वो बहाल की जाए, इस प्रक्रिया को वापस ली जाए। हमारी मांग एक है, 1 शिफ्ट 1 डे एग्जाम। अगर आयोग आज भी मान ले, अभी मान ले, हम सब सम्मान पूर्वक आयोग का सम्मान करते हुए आप अपने घर चले जाते हैं। पढ़ाई पुनः सूबे के उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि आयोग से कि अभ्यर्थियों की बात सुनी जाए, तो क्या उसके बाद भी आपको लग रहा है कि नहीं बात सुनी जाएगी? नहीं सर, हमें मुख्यमंत्री जी पे भरोसा है। और इसके पहले क्योंकि 11 फरवरी को हम लोग आरओ का एग्जाम दे चुके हैं, उसमें भी हम लोग की काफी मेहनत के बाद वो चीज मिला है हमें। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जिस तरीके से 11 फरवरी को आरओ का एग्जाम हुआ वही विज्ञापन है, फिर इसमें क्यों प्रक्रिया बदली जा रही है? अभी सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला है, इस पे क्यों प्रक्रिया बदली जा रही है, कह रहे हैं। प्रक्रिया बदलने के पहले मैं बता रहा हूँ, आयोग ने उस समय भी जब बच्चों ने कहा कि नहीं पेपर आउट, आयोग का नहीं शिक्षता पूर्वक पेपर संपन्न कराया गया। आयोग कभी भी अपनी कमियों को मानने के लिए तैयार नहीं होता, हमको मजबूर करता है प्रदर्शन करने के लिए, आवाज उठाने के लिए। हमारी आवाज जब मुख्यमंत्री तक पहुंचती है या जनमानस, आप सबके माध्यम से आम जनमानस में पहुंचती है, तब हमारी आवाज तो सुनी जाती है। हमारा जो काम होता है एक दबाव समूह के तौर पे करना पड़ता है, समूह के तौर पे, इसलिए प्रदर्शन जो है। तो ये क्या ताली बजाने से कुछ लग रहा है? देखिए, इसको हम अगर सही दृष्टि में समझाया जाए 3 पॉइंट में बात कर सकते हैं। कमीशन ने जो भी कुछ चीजें की हैं, कह रहा है कि पारदर्शिता के नाम पे कर रहा है। यही उत्तर प्रदेश में अभी बोर्ड का एग्जाम होगा, 20 लाख बच्चे प्राइवेट विद्यालयों में एग्जाम देंगे, कहेंगे सब सुचितापूर्ण हो गया, सब पारदर्शिता के साथ हो गया, ठीक है। MP का इलेक्शन, MLA का इलेक्शन, जितने भी सारे इलेक्शन है सब पारदर्शितापूर्ण अच्छे से हो जा रहे हैं। लेकिन यही कमीशन का एग्जाम जो है सुचितापूर्ण होने के लिए बता रहे हैं 2 शिफ्ट में होगी। अब ये बात क्या करें, हम कह रहे हैं सर लकी ड्रॉ निकाल दो ना, ठीक, एग्जाम मत लो। अगर 2 शिफ्ट 3 शिफ्ट में करा रहे हो, लकी ड्रॉ निकाल दो भाई। ठीक है, इस तरीके पर, इस प्रक्रिया पर ये अभ्यर्थी अपना गुस्सा जाहिर करते हुए, इस पर सवाल खड़ा करते हुए। अमित, मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ निपुण आलम्बियान शिक्षक के तौर पर वो भी लगातार जुड़े हुए हैं। निपुण जी, सुना आपने इन छात्रों के दर्द को, इनके मन के अंदर जो डाउट्स है इस एग्जाम के कंडक्ट होने को लेकर, उसको अब क्या लग रहा है? केशव प्रसाद मौर्य ने कह तो दिया आयोग के अधिकारियों को कि इन छात्रों की मांगों को सुना जाए, लेकिन लगता है कि सरकार का दबाव आयोग पर कुछ काम करेगा, या इन तारीखों में बदलाव किया जाएगा, या फिर 1 डे 1 शिफ्ट की मांग पर जो छात्र अड़े हुए हैं उस मांग को माना जाएगा? निपुण जी, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए एक बार। हाँ शिल्पा जी, बिल्कुल सही आप कह रही हैं। देखिए, केशव प्रसाद मौर्य जी जो हैं वो कोई विधायक तो नहीं है, MLA तो नहीं है, वो तो आपके उप मुख्यमंत्री हैं। अब उप मुख्यमंत्री अगर कोई बात आयोग को बोलता है तो आयोग उस पर निश्चित रूप से समीक्षा करेगा, उस पर विचार करेगा कि भाई बोला गया है तो हम क्या उस पर कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि सरकार इसमें बड़ी संजीदा होगी। अभी चुनाव है उत्तर प्रदेश के अंदर, छात्रों की नाराजगी कैसे सरकार ले सकती है इस प्रकार के उपचुनाव के समय में? क्योंकि देखिए, जब भी इस प्रकार के कोई मैटर होते हैं तो केवल ये नहीं कि आपके वहां पर प्रयागराज के बच्चे हैं, उत्तर प्रदेश के
जो तैयारी करने वाले, जो अनेकों राज्यों से भी बच्चे इसमें होते हैं इन एग्जाम की तैयारी करने के लिए, उन तक ये मामले पहुंचते हैं। और देखेंगे आप जो प्रदर्शन हो रहा है, तो ये नहीं कि केवल सिर्फ प्रयागराज के बच्चे वहां पे बैठे हुए हैं, बाहर से भी बहुत सारे बच्चे गए हुए हैं। मैं देख रहा हूँ कि व्हाट्सएप पे बच्चे आपस में बातें कर रहे हैं, चैट कर रहे हैं, तो काफी बच्चे बाहर से भी गए हुए हैं। तो मुझे लगता है कि सरकार इसमें कोई रिस्क लेने की स्थिति में होगी। हाँ, ये जरूर है कि बैठे विचार लेकिन अगर आयोग इन छात्रों की इस मांग को मान लेता है तो आयोग के लिए, आयोग में बैठे हुए अधिकारियों के लिए कितनी फजीहत हो जाएगी सर? नहीं, ये तो निश्चित है। देखिए, आयोग के लिए मैं वही कह रहा हूँ कि आयोग के लिए दिक्कत इस बात की है कि पेपर लीक ना हो। दूसरा बात क्या है कि जो दूर दराज के बच्चों को कई सारी डिमांड है कि दूर दराज के जो आपके सेंटर थे, आपने उन सबको बंद कर दिया। आपने जो डीएम कलेक्ट्रेट होता है, कलेक्ट्रेट के 10 किलोमीटर के दायरे में, ताकि इजीली वहां पर निगरानी की जा सके। बात तो सही है, आयोग बात तो सही कर रहा है कि भाई हमको ऐसा करना है, लेकिन इससे क्या होगा कि बच्चों के लिए दिक्कत वही है कि आप जो नॉर्मलाइजेशन करेंगे या जो आप पेपर दो साइड आप बनाएंगे, उसकी दिक्कत जो आएगी, उसका जो इश्यूज क्रिएट होंगे। जैसे मान लो मैं तैयारी करने वाला बच्चा हूँ, मैंने पेपर दिया, मेरा पेपर टफ आ गया, और मान लीजिए आप तैयारी करिए शिल्पा जी, आपका पेपर इजी आ गया, आपने तो अच्छे से अपनी मार्किंग कर दी, अच्छे से आपने लगा दिया, और हुआ ये टफ आने की वजह से मेरा नंबर नहीं आ पाया, या फिर मेरे नंबर को बढ़ाया गया या कम किया गया, तो बच्चों के साथ में इश्यूज क्रिएट हो जाएंगे। बच्चे उसको लेके बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि देखिए, वार्तालाप, जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, तो डेमोक्रेसी में जो भी चीजें होती है वो वार्तालाप के माध्यम से होती है, डिस्कशन के माध्यम से होती है। छात्रों को प्रतिनिधिमंडल बनाना चाहिए, आयोग के साथ बैठाना चाहिए। ठीक है, छात्रों के जो सुझाव हैं, जो सजेशंस हैं, हालांकि मैं देख चलिए ठीक है, मैं तुरंत अमित मिश्रा का रुख करके इस सवाल का जवाब लेने की कोशिश करती हूँ। अमित, यहाँ पर छात्र एक तरफ तो प्रदर्शन पर अड़े हुए हैं, दूसरी तरफ इन्हें अपना कोई प्रतिनिधि भी भेजना है आयोग के पास, तो फिलहाल इनसे जरा पूछिए और जानने की कोशिश करिए कि अब आगे क्या चाह रहे हैं। कब तक इस तरह से सड़कों पर बैठे रहेंगे, कब तक इस तरह से तालियां और थालियां पीटते रहेंगे? प्रतिनिधिमंडल कब भेजा जाएगा? आज शाम तक, कल सुबह तक, कल रात तक? कब तक इनकी प्लानिंग है इस दिशा में? जी बिल्कुल, बिल्कुल इनसे पूछते, ये आप लोग प्रतिनिधिमंडल जो है मांगा गया है, तो कब तक आप लोग निश्चित कर पाएंगे कौन बात करेगा और कब तक आप उनको भेज पाएंगे? सर, हम लोग का प्रतिनिधिमंडल तैयार है, लेकिन उसके लिए सर अंदर जाने के बाद काफी प्रेशर बनाया जाता है और दूसरे तरीके से बात होती है, और बाहर दूसरे तरीके से बात होती है। अंदर जाके धमकाया जाता है, फिर अभ्यर्थी उसी हिसाब से उसी लैंग्वेज में बात करने लगता है। हमारा प्रतिनिधिमंडल हमारा चेंज हो जाता है खुद ही। अच्छा, ये धमकाने बड़ा आरोप लगा रहे हैं, तो आप लोग चिन्हित तो करना पड़ेगा ना, कोई ना तो बात करने के लिए किसी को आगे आना पड़ेगा। धमकाना और धमकाने की बात नहीं है, बात यहाँ ये है कि यहाँ जितने छात्र हैं हमारे भाई, सब अपना प्रतिनिधित्व खुद कर रहे हैं। यहाँ कोई किसी का नेतृत्व करता नहीं है। आप सार्वजनिक चाह रहे हो, सार्वजनिक आगे गए? हम ये चाहते हैं कि अध्यक्ष जी, हमारे सचिव, वो बाहर आए और वो टेबल लगाए, और हम सुनने के लिए तैयार हैं। हम अगर 2 घंटे क्लास कर सकते हैं, 500 की भीड़, 2000 की भीड़ में, हम यहाँ भी उनको सुन सकते हैं, सुनने के लिए तत्पर हैं। और एक बात इतने सारे लोगों से, सैकड़ों छात्रों से एक साथ बात कर पाना कैसे संभव हो सकेगा? इसके लिए इनको कम से कम अपना कोई 1, 2, 3 किसी को तो चुनना होगा। सर, हम ये कहना चाहते हैं कि अभी इन्होंने नोटिस, बिल्कुल, देखिए क्या ऐसा संभव है इतनी बड़ी संख्या में अगर अधिकारी बाहर तो बात कर पाए? 1-2 को तो चुनना पड़ेगा ना। सर सुन लीजिए सर, अभी जैसे अभी आए डीएम सब आए थे, कमिश्नर साहब आए थे, एडीएम सब आए थे, हम लोग उनकी बात, सचिव सर आए थे, उप सचिव आए, हम लोग उनकी बात सुने और एकदम तत्परता से सुने, और हम सब लोग सुनने के लिए ही यहाँ आए हैं। हम लोग कोई भी यहाँ अराजकता फैलाने के लिए नहीं आए हैं। हम जानते हैं हमारी, चलिए ठीक है, अब इन छात्रों की मांगों को कब तक सुना जाता है या नहीं सुना जाता है, या फिर कौन सा बीच का रास्ता अपनाया जाता है ताकि इन छात्रों के प्रदर्शन को खत्म करवाया जा सके, नजर बना रखिएगा। अमित, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। निपुण आलम बयान जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत धन्यवाद आपका।